हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसका मैराथन वीडियो लेके आए हैं। देखिए, इसमें 5 यूनिट, आपको पता है कि कोर्स 8 जो होता है आपका, इसमें 5 यूनिट पूछा जाता है। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना, यानी प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी वाले, मौलाना वाले, जेपी वाले, यानी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सब वाले देखेंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा कि एक ही वीडियो में आपको 5 यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आज बिहार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी है 2 बजे से, तब तक आप क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हैं। समझ गए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि देखिए, यूनिट 1 में आपका ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। समझ गए? तो ज्ञान अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे? आपका एग्जाम में इससे रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसमें आपका ज्ञान से रिलेटेड सब क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आप पढ़ लीजिए, ज्ञान क्या है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है, इसे प्राप्त करने की विधि कौन है, समझे? ये सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा का क्या है, आधार होता है, अर्थात जितने भी शिक्षा प्रणाली है उसका आधार क्या है, ज्ञान है। ज्ञान धन की तरह है, पैसा की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। अब आते हैं ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। बोध अनुभव से माना जाता है, अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। अब आते हैं, विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर ज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला, सुकरात के अनुसार कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। दूसरा है, कार्ल सवेजी के अनुसार क्रिया करने की क्षमता ही क्या है, ज्ञान है। तीसरा है, भारतीय दार्शनिक के अनुसार कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्लेटो के अनुसार डेफिनेशन है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अब आते हैं अगला डेफिनेशन में, स्पेंजर के अनुसार कि वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान पूरी कल्पना है। रेसल के अनुसार आते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के ज्ञान के संबंध में निम्न बातें सामने आती है। ज्ञान वह है जो सत्य है, ज्ञान हमें अनुशासित करता है, ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है, ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है, ज्ञान अज्ञानता पर अंधविश्वास को दूर करता है। ज्ञान है, आप अंधविश्वास को, ये सब चीज़ से दूर रहिएगा। अब आते हैं ज्ञान की प्रकृति या विशेषता। तो ज्ञान की निम्नलिखित प्रकृति या विशेषता है, ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है, ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, इसमें ज्ञात और अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसकी ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी, अर्थात ज्ञान पैसा की तरह है, कोई इससे संतुष्ट नहीं होता है। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है, सत्यता, साक्ष्य और विचार। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान का स्रोत सूचना है। ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। ज्ञान बहुआयामी होता है, इसमें चिंतन, अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान का उत्पत्ति निरंतर होते रहता है। अब ज्ञान के उद्देश्य देखते हैं। तो ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, समस्याओं के समाधान के रूप में। तो हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। तो ज्ञान का एक उद्देश्य भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के सभी आयाम जैसे भाषा, कौशल, व्यवहार, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आते हैं दूसरा, अगला पॉइंट है
किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। तो ज्ञान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। चौथा है ज्ञान को निश्चित आकार देना। तो ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती है, अतः ज्ञान ही इन बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान करता है। और चौथा आता है किसी घटना का व्याख्या करना। तो हम जानते हैं कि ज्ञान कोई घटना का व्याख्या करता है। ज्ञान ही माध्यम से कोई भी जटिलता की व्याख्या की जा सकती है, ज्ञान के माध्यम से ही। अगला है उपयुक्त क्षमता का विकास करना। तो किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। अब आते हैं चौथा कि मानसिक क्षमता का विकास। तो ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, विश्लेषण, चिंतन आदि का विकास होता है। अब आते हैं समाज का विकास। समाज का समुचित विकास ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। समझे? तो इतना पढ़ लीजिएगा, समझे। लेकिन इसमें हम ज्ञान का थोड़ा महत्व देख लेते हैं। ज्ञान का महत्व क्या है, समझ गए। और एक स्रोत देख लेते हैं कि ज्ञान का क्या क्या स्रोत है, समझे। तो देखिए इतना तो आपका बेसिक हो गया, इतना तो आप पढ़ ही लीजिएगा ज्ञान के बारे में, समझे। थोड़ा ज्ञान के आप स्रोत देख लीजिएगा। तो मेन हम पॉइंट देख लेते हैं, इसी को आप सिर्फ एक्सप्लेन कर लीजिएगा, समझे। तो ज्ञान का आप प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन है? इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय के द्वारा 5 हमारा सेंस ऑर्गन होता है और इसी 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है आपका, इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, तर्क, चिंतन और बुद्धि। हम तर्क करके, चिंतन करके और बुद्धि से भी ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत होता है। अगला है परंपराओं और कथाओं से ज्ञान। जो परंपरा है, कथाओं से भी हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद इंटरनेट से प्राप्त, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, क्योंकि लंबा क्यों पढ़िएगा आप, छोटे छोटे बात लिख के वहाँ एक्सप्लेन कर लीजिए। इंटरनेट के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त, अनुभव आधारित ज्ञान भी होता है। अंतर्दृष्टि यानी अपने इंसाइट यानी अपने अंतर्दृष्टि से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझे। अब आते हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधि, तो वही हो गया, दोनों एक ही टाइप का है। अब आते हैं इसका कुछ महत्व देखते हैं कि ज्ञान का कुछ न कुछ महत्व होगा, समझ गए। हाँ, तो ज्ञान का क्या क्या महत्व देख लेते हैं। तो ज्ञान ही वह ईंधन है जो मानव जीवन को संचालित करता है। ज्ञान ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। ज्ञान से ही हम भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं। ज्ञान ही वह शक्ति है जिससे हम अपने आप को जानते हैं। ज्ञान से ही हम मनुष्य का सर्वांगीण विकास करते हैं। ज्ञान मस्तिष्क का ईंधन होता है, समझ गए। आपके पास कुछ कीजिएगा तो ईंधन ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक शक्ति जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। वर्तमान समय में शिक्षा का आधार ज्ञान ही है। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का उल्लेख करता है। ज्ञान व्यक्ति और सूचना के बीच कड़ी का काम करता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान शिक्षा और अनुभव के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं कौशल है। ज्ञान समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान जीवन के हर पहलू में उपयोगी है, अर्थात हमारे पास जितना अधिक ज्ञान है तो हमारे पास उतना ही अधिक शक्ति है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। अब आते हैं ज्ञान और सूचना। देखिए ये हो गया ज्ञान, और देखिए ज्ञान और सूचना में अंतर देखेंगे तो इससे सूचना के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और इसमें अंतर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, समझ गए। तो देखिए ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, तो देखिए लिखा है ज्ञान प्राप्ति सोच समझ कर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सूचना स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, समझ गए। और हर चीज़ को तो हम नहीं अति करने लगेंगे, हर ज्ञान को, समझे। दूसरा है ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर कर होता है, तो सूचना तथ्यों एवं संदेशों पर निर्भर होता है। ज्ञान एक व्यापक संप्रदाय है, तो सूचना एक संकुचित संप्रदाय है। ज्ञान अमूर्त होती है, सूचना मूर्त होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है, तो सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान केवल आंकड़े या तथ्य नहीं है, सूचना केवल आंकड़े या तथ्य है। ज्ञान में बदलाव आ सकता है, सूचना तथ्य पर आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी रहती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए समझना, सोचना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का संग्रहण के बाद विकसित होता है, तो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं।
ज्ञान सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, तो सूचना संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थ के साथ सूचना है, तो सूचना संदर्भ के साथ तथ्य या डाटा है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है, तो सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि नहीं होती है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर पर जानना आवश्यक है, तो सूचना के अंतर्गत अर्थपूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं है। ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित होता है, तो सूचना एक प्रकार से समर्थित डाटा है। अब ये हो गया ज्ञान सूचना में अंतर। अब हम लोग आते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान के विविध विशिष्ट पहलू या पक्ष या पहलू को बताते हैं उसके बीच। देखिए इसमें एक टाइप का देखिए ऐसे में आता है सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, डायरेक्ट पूछ देगा इसी का है, समझे, या फिर पूछ देगा कि आपका स्थानीय ज्ञान एवं वैश्विक ज्ञान क्या होता है, तो या ऐसा टाइप का देगा ज्ञान के विशिष्ट पहलू, या क्वेश्चन आपका ऐसा दे देगा, समझ गए, पूछा हुआ है इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। देखिए है ना, इस सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के कुछ तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, या विशिष्ट पहलू करके दिया भी पूछ सकता है, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा, हम जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार होता है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अब ज्ञान के विभिन्न पहलुओं और संबंध को देखते हैं, तो तथ्य या पहलुओं के आधार पर ज्ञान को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान, लोकल लैंग्वेज और यूनिवर्सल लैंग्वेज, लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। दूसरा है मूर्त और अमूर्त ज्ञान। तीसरा है सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान, संदर्भगत ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान, इसी को प्रकरण और संपूर्ण ग्रंथ समित ज्ञान कहते हैं। और 5वां होता है विद्यालय ज्ञान और महाविद्यालय ज्ञान। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानिक और सार्वभौमिक ज्ञान क्या है? तो स्थानीय ज्ञान शहरी और ग्रामीण लोगों की मानवीय बौद्धिक संप्रदा है, जिसका प्रयोग वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने में प्रयोग करते हैं। ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप से पाया जाए हो तथा स्थानीय विशेषता एवं सूचनाओं पर आधारित हो, तो ऐसे ज्ञान को स्थानीय ज्ञान कहते हैं। स्थानीय ज्ञान को अपने स्थानों के लिए उपयुक्त, सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है। स्थानीय ज्ञान की विश्वसनीयता कम होती है। स्थानीय ज्ञान का उदाहरण स्थानीय इतिहास, सामाजिक मूल्य, स्थानीय परंपरा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कानून। आते हैं स्थानीय ज्ञान की विशेषता। तो स्थानीय ज्ञान की निम्नलिखित विशेषता है। स्थान विशेष का अवलोकन से प्राप्त ज्ञान स्थानीय ज्ञान होता है। स्थानीय ज्ञान का विकास अस्तित्व के संघर्ष के कारण हुआ है। स्थानीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने के कारण बिना उपयुक्त एवं व्यवस्थित दस्तावेज के भी विद्यमान होते हैं। स्थानीय ज्ञान कई क्षेत्रों में बहुत फायदेमंद भी होते हैं, जैसे पशु चिकित्सा, कृषि चिकित्सा, वन्य प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, आयुर्वेद चिकित्सा तथा सामाजिक संरचना आदि क्षेत्र में। स्थानीय ज्ञान राष्ट्रीय विकास की दिशा तथा दशा का निर्धारण करने में सहायक होता है। स्थानीय ज्ञान जैसा होगा उसकी देश के विकास की दिशा और दशा भी वैसी ही निश्चित होती है। स्थानीय ज्ञान ही सार्वभौमिक ज्ञान का आधार बनते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान इन्हीं स्थानीय ज्ञान से मिलकर बनते हैं। परंपरागत ज्ञान या स्थानीय ज्ञान संपूर्ण समुदाय में एक समान संप्रेषित नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान को हस्तांतरित करने का कोई औद्योगिक तरीका या व्यवस्थित तरीका नहीं होता है। सामाजिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, व्यापार, हैसियत आदि के कारण स्थानीय ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोतों में भिन्नता आ जाती है। क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण स्थानीय ज्ञान का प्रयोग सीमित हो गया है। जैसे स्थानीय ज्ञान के अनुसार सूरज के कारण पड़ने वाले परछाई को देखकर समय निर्धारित करने की तकनीक क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण सीमित हो गई है। अब स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। तो स्थानीय ज्ञान प्रत्ययों, विश्वासों एवं प्रत्यक्षीकरण से संबंधित तथ्य एवं सूचना है। स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कुल 6 चरणों में संपन्न होती है। ये 6 चरण निम्न है। पहली प्रक्रिया आसपास के वातावरण का अवलोकन, दूसरा है अपने आसपास की समस्याओं को देखना, तीसरा है आसपास के वातावरण में उपस्थित संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना, चौथा है प्रयुक्त की जा सकने वाले ज्ञान को वैधता प्रदान करना, पांचवा है वैध ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना, और छठा है कि परंपरा के रूप में ज्ञान का हस्तांतरण करना। अब आते हैं सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है
जो किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं होता है बल्कि संपूर्ण समाज में व्यापक नहीं बड़े रूप में फैला होता है। और ऐसा ज्ञान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं पर आधारित होता है, इसीलिए ऐसा ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है। सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति सभी स्थानों पर एवं किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर सकता है, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान की विश्वसनीयता अधिक होती है। जैसे प्राकृतिक ज्ञान, भौतिक और जीव विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जिस ज्ञान का प्रयोग विश्व के किसी भी क्षेत्र में किया जा सके। सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत विश्व स्तर की समस्या, मुद्दे, पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकी के से लोगों से किसी भी तथ्य को देखने एवं समझने का एक अलग दृष्टिकोण विकसित होता है। अब आप सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषता देखते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग सभी स्थानों पर होता है। सार्वभौमिक ज्ञान अपने व्यापकता के कारण किसी भी देश, समुदाय या समाज पर लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिक ज्ञान का दायरा बहुत विस्तृत होता है, अर्थात इस ज्ञान का दायरा संपूर्ण विश्व में होता है। सार्वभौमिक ज्ञान निश्चित मानकों पर आधारित होता है। निश्चित मानकों से तात्पर्य है कि इस प्रकार के ज्ञान को इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है कि सभी समुदाय, समाज या देश के लोग समान रूप से इसका प्रयोग कर सके। कोई भी राष्ट्र विश्व स्तर पर अपना विकास सार्वभौमिक ज्ञान के आधार पर ही कर सकता है। सामाजिक संरचना, पारिस्थितिकी, संस्कृति आदि में विभिन्नता होने पर भी सार्वभौमिक ज्ञान सभी के समान रूप से प्राप्त होता है। जैसे किसी भी नई तकनीक का विकास होता है तो उसके बारे में सभी को समान रूप से जानकारी प्राप्त होती है। सार्वभौमिक ज्ञान के प्रयोग द्वारा ही हम विभिन्न देशों से वैश्विक स्तर पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक आदि कुछ विशेष क्षेत्रों में ज्ञान के लिए सार्वभौमिक ज्ञान अत्यंत लाभकारी होता है। अब हम लाते हैं हम लोग सार्वभौमिक ज्ञान का हस्तांतरण होने से दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में विस्तार होता रहता है। सार्वभौमिक ज्ञान सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सामान्यीकरण का तात्पर्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में एक समान प्रकार के परिणाम आए। अब सार्वभौमिक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं तो हम जानते हैं कि सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग प्रत्येक परिस्थिति में किया जा सकता है। इसकी विश्वसनीयता स्थानीय ज्ञान की तुलना में अधिक होती है। सार्वभौमिक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। ये 5 चरण निम्नलिखित है। प्रथम प्रक्रिया समस्या या समस्या का अवलोकन करना। द्वितीय प्रक्रिया अधिकांश लोगों के अनुभवों को लिखित रूप में एकत्र करना। तीसरा है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। चतुर्थ प्रक्रिया है समस्याओं का सामान्यीकरण। पंचम प्रक्रिया वैध एवं सार्वभौमिक रूप से प्राप्त परिणाम का प्रयोग करना। अतः मूर्त और अमूर्त ज्ञान। मूर्त ज्ञान तो मूर्त ज्ञान भौतिक जगत से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होता है। मूर्त हमारे जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही संग्रहित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह ज्ञान हमारे व्यवहारिक तथा भौतिक जीवन से संबंधित होता है। मूर्त ज्ञान के अर्जन में हमारी इंद्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जैसे टेबल, कुर्सी आदि वस्तुओं के नाम सुनते ही ये सब प्रत्यक्ष बोध कराता है। अब मूर्त ज्ञान की विशेषता देखते हैं तो मूर्त ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित है। जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जिनसे संबंधित ज्ञान को मूर्त ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। मूर्त ज्ञान को समझना और उनकी व्याख्या करना सरल होता है, क्योंकि यह हमारे समक्ष उपस्थित वस्तुओं और घटनाओं पर आधारित होता है। छोटी कक्षाओं में मूर्त ज्ञान दिया जाता है ताकि उसे आसानी से समझ आ सके। मूर्त ज्ञान हमारी इंद्रियों के माध्यम से अस्तित्व में आता है। मूर्त ज्ञान अवलोकन तथा सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अब आते हैं अमूर्त ज्ञान। अमूर्त ज्ञान से आशय ऐसे वस्तु या प्रत्यक्ष के ज्ञान से है जो किसी स्थान या समय विशेष में उपस्थित न हो बल्कि एक विचार के रूप में हो तथा इस प्रकार के ज्ञान को केवल शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सके तो उसे अमूर्त ज्ञान कहते हैं। जैसे नैतिकता, दया, ईमानदारी आदि। अमूर्त ज्ञान की विशेषता देखते हैं तो अमूर्त ज्ञान की निम्नलिखित विशेषता है। अमूर्त ज्ञान अप्रत्यक्ष तथ्यों एवं सूचनाओं से संबंधित होता है। अमूर्त ज्ञान अमूर्त चिंतन के आधार पर विकसित होता है। यह चिंतन उन वस्तुओं के विषय में किया जाता है जो हमारी आंखों की सीमाओं से परे होते हैं, दूर होते हैं। उच्च तार्किक क्षमता से ही अमूर्त ज्ञान का विकसित होता है। अमूर्त ज्ञान जटिल होता है और यह सरलता से समझ में नहीं आता है। जैसे सत्य, नैतिकता आदि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा सकता है। अमूर्त ज्ञान उच्च मानसिक अवस्था में ही संभव है, इसीलिए छोटी कक्षा में अमूर्त ज्ञान दिया जाता है, जबकि वह अमूर्त ज्ञान उच्च कक्षाओं में दिया जाता है। अब आते हैं सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है? तो औपचारिक परिवेश में व्यवस्थित तथा मान्य तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान होता है। सैद्धांतिक ज्ञान किसी थ्योरेटिकल नॉलेज बोलते हैं, किसी प्रत्यक्ष के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है। सैद्धांतिक ज्ञान दूसरे के अनुभव का क्रमबद्ध संग्रह होता है। इसकी विशेषता देखते हैं तो सैद्धांतिक ज्ञान की निम्नलिखित विशेषता है। सैद्धांतिक ज्ञान दूसरे के अनुभव का क्रमबद्ध संग्रह है। सैद्धांतिक ज्ञान दूसरे की व्यक्तिगत खोजों, अनुसंधानों, अनुभवों तथा
अवलोकनों का सामान्यीकरण होता है। सैद्धांतिक ज्ञान समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने के लिए उपयोगी होता है। सैद्धांतिक ज्ञान प्रयोग ज्ञान के लिए आधार का काम करता है। सैद्धांतिक ज्ञान के स्रोत के रूप में पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान किसी भी विषय के गहन अध्ययन हेतु आवश्यक माने जाते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान का संप्रेषण मॉडल या चार्ट, तुलना, शब्दों या वाक्य सादृश्यता के आधार पर किया जाता है। अब प्रयोगिक ज्ञान क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज, या इसी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोगात्मक पहलू मतलब उसका प्रयोग करना आपका प्रयोगिक ज्ञान कहलाता है। प्रयोगिक ज्ञान की विभिन्न परिभाषा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का वास्तविक प्रयोग प्रयोगिक ज्ञान कहलाता है। किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्य कौशलों और सूचनाओं का व्यवहारिक प्रयोग प्रयोगिक ज्ञान कहलाता है। सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक कौशलों में परिलक्षित करने वाले ज्ञान को प्रयोगिक ज्ञान कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कार चलाने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया और इस ज्ञान को कार चलाने के सीखने में लिया जाए तो वह सैद्धांतिक ज्ञान कौशल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को प्रयोगिक ज्ञान कहते हैं। अब आते हैं व्यवहारिक या प्रयोगिक ज्ञान की विशेषता। प्रयोगिक ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित है। प्रयोगिक ज्ञान हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। प्रयोगिक ज्ञान प्रयोग करने में योग्य होता है। प्रयोगिक ज्ञान कम स्मृति वाले लोगों के लिए कारगर होता है। प्रयोगिक ज्ञान दूसरे के ज्ञान के बजाय स्वयं करके सीखने पर अधिक बल देता है। प्रयोगिक ज्ञान विषय वस्तु के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक बल देता है। प्रयोगिक ज्ञान को सरलता से सीखा जा सकता है। प्रयोगिक ज्ञान बेहतर समझ को विकसित करता है। प्रयोगिक ज्ञान अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है। प्रयोगिक ज्ञान कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं प्रकरण और संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान। लिखा कि प्रकरण संबंधी ज्ञान, तो प्रकरण संबंधी ज्ञान उस ज्ञान को कहा जाता है जिससे हम उस विषय के कुछ संप्रदायों का ज्ञान रखते हैं। जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम सिर्फ बुद्धि के ज्ञान को मनोविज्ञान में के क्षेत्र में हम सिर्फ बुद्धि के ज्ञान को जान रहे हैं तो यह प्रकरण मतलब टॉपिक संबंधी एक छोटा संबंधी ज्ञान कहलाता है। अर्थात पुस्तक के किसी अंश का ज्ञान प्रकरण संबंधी ज्ञान के अंतर्गत आता है। संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान, संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान के अंतर्गत प्रकरण का पूरा ज्ञान रखा जाता है। जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम बुद्धि, मनोविज्ञान के शाखा, संवेग आदि संपूर्ण क्षेत्र का ज्ञान संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान में आता है। अब आते हैं विद्यालय ज्ञान और महाविद्यालय ज्ञान। तो विद्यालय ज्ञान क्या होता था? छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालय ज्ञान कहा जाता है, जिसमें द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। विद्यालय ज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियाँ पहले से ही सुनिश्चित होती है। महाविद्यालय ज्ञान, तो विद्यालय के बाहर प्राप्त होने वाले ज्ञान को महाविद्यालय ज्ञान कहते हैं। जैसे घर में मिलने वाला ज्ञान, पास पड़ोस से मिलने वाला ज्ञान, समुदाय तथा समाज से मिलने वाला ज्ञान, इंटरनेट पर मिलने वाला ज्ञान, महाविद्यालय ज्ञान अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ज्ञान के विभिन्न पहलुओं या पक्ष का अध्ययन करने से हमें ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः बच्चों के सर्वांगीण विकास कराने के लिए बच्चों में ज्ञान के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है। समझ गए? अब देखिए, वो जानना क्वेश्चन पूछता है कि जानना, या इसी को नोइंग बोलते हैं, जानने के विभिन्न तरीके का वर्णन करें। समझ गए? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः बच्चों में ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उस ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन। देखिए, ज्ञान को जानने का मतलब होता है कि उस पर समझ बनाना। समझ के समझ बना लीजिए तो वो चीज़ आपके लिए किसी को बताना भी होगा तो आराम से बताइए। ज्ञान एक नहीं अपने अंदर समाहित कर लेना, और नॉलेज नोइंग क्या होता है कि उस ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना, उसी को नोइंग कहते हैं, सिंपल भाषा। समझ गए? तो वही लिखा है कि अतः बच्चों में ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उस ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन भी करना है। लिखा है, जानना को हम निम्न नामों से जानते हैं: बोध या अवबोध या समझ, अंडरस्टैंडिंग। जानना एक तरह का मानसिक प्रक्रिया है। इसमें चिंतन करने की योग्यता के साथ साथ प्राप्त ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना है। जैसे संतोष ने न्यूटन की गति का नियम न्यूटन की गति के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए जब उनसे उसके बारे में पूछा जाए तो उस समय छात्र उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देते हैं, तो कहा जाएगा कि छात्रों को न्यूटन गति के नियम के बारे में ज्ञान है। परंतु यदि ये पूछा जाए कि न्यूटन के प्रथम और अंतिम नियम में कोई संबंध है या नहीं, यदि छात्र इन प्रश्नों को उत्तर सरलता के साथ और उदाहरण के साथ दे पाते हैं तो कहा जाता है कि छात्र ने समझ विकसित हो गई है। अर्थात जानना ज्ञान के तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल है। अब आते हैं अवबोध या जानने का अर्थ है परिभाषा। लिखा है, जानने का समान अर्थ होता है विषय के प्रति समझ को लचीले ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता से है। छात्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर अधिगम को उचित प्रकार से सीखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार लचीले ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिनसे तथ्यात्मक और धनात्मक ज्ञान सभी को समझ आ सके।
विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर जानना का निम्नलिखित परिभाषा दी है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार कि अवधारणा, तर्क, चिंतन एवं ज्ञान वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर आगामी चिंतन एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। बोसिंग एवं बोसिंग के अनुसार ये अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है। अवबोध या जानने की विशेषता, तो अवबोध की निम्नलिखित विशेषता है। अवबोध ज्ञान के विभिन्न अवयवों में अंतर संबंध स्थापित करना। अवबोध के द्वारा हम तथ्यात्मक ज्ञान को अवधारणात्मक समझ में परिवर्तित कर देते हैं। लोगों के व्यवहार और इच्छाओं को जानने की योग्यता अवबोध है। किसी विषय या स्थिति को ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर मापन करने में अवबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवबोध का प्रमुख विशेषता है समान वर्ग से संबंध, सभी से संबंधित कल्पना एवं वास्तविकता से संबंध स्थापित करता है। परिवर्तन की स्थिति समझ या अवबोध के द्वारा ही ला सकते हैं। अब जानने के विभिन्न तरीके हैं, कौन कौन है? तो पहला भाषा, तो कोई भी चीज़ पर जानना या बोध के लिए उस चीज या वस्तु की भाषा सरल एवं परिवेश के अनुरूप होनी चाहिए, तब हम कोई भी चीज़ पर बोध स्थापित कर सकते हैं। अनुभूति के माध्यम से जब हम किसी घटना या प्रक्रिया या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं अर्थात सोच समझ कर देखते हैं, तब जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वही जानना है। अब आते हैं परिभाषित करने के योग्य बनाना। तो ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए उसको परिभाषित करना होता है, और ये जब परिभाषित हो जाता है तब कहा जाता है हो गया, समझ विकसित हो गया। अगला है अधिसंज्ञान या बहुसंज्ञान मेटाकोग्निशन। तो अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र विविध स्थितियों के बारे में संरचना का विकास करता है, जिसके आधार पर विविध क्षेत्रों में संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब कोई बालक में अधिसंज्ञान का गुण आ जाता है तो वह किसी चीज़ के बारे में जानने का गुण आने लगता है। अधिसंज्ञान की प्रक्रिया बालक में जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाती है और इसका सर्वोत्तम विकास किशोरावस्था में होता है। आते हैं कल्पना। कल्पना को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी छवि या तथ्य का एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अतः कल्पना का गुण जब बालक में आने लगता है तब बालक में जानने का गुण आने लगता है। अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान में सहज ज्ञान भी अवधारणा से जोड़ा जाता है। अंतर्ज्ञान का प्रयोग अधिकांशतः नैतिक मामलों में किया जाता है, जिसके माध्यम से गलत या सही का निर्णय लिया जाता है। अंतर्ज्ञान किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अनुभव होता है जो अपने विभिन्न परिस्थितियों एवं तथ्यों को परिवेश से प्राप्त होता है। अंतर्ज्ञान के द्वारा जो चिंतन आता है उसके द्वारा नए समस्या प्रस्तुत होते हैं। स्मृति। तो स्मृति वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थिति में प्रयोग करता है तथा वर्तमान ज्ञान को स्मृति में सुरक्षित रहता है। और निष्कर्ष के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए बच्चों में अवबोध या समझ विकसित जरूरी होना चाहिए। इसीलिए छात्र को प्रत्येक विषय, तथ्य या अवधारणा को ठीक से समझ अथवा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान के रूप में विभिन्न तथ्यों को समझ सके। अब आते हैं विद्यालय। अब आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 1 खत्म हो गया। यूनिट 2 में आपका 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है, समझिए कि विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, समझ गए। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, समझ गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा पर ये वाला वैधिकृत वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चयनित कौन करता है, संचालित कौन करता है, वैधिकृत। लिखा, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जिससे विद्यालयों में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालय ज्ञान कहते हैं। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को प्लेटो ने 3 प्रकार के ज्ञान में बताया: इंद्रिय जनित ज्ञान, अनुभवजन्य या समितिजन्य ज्ञान, चिंतनजन्य ज्ञान। समझ गए। अब इंद्रिय जनित ज्ञान क्या होता है? जब हम अपनी इंद्रियों की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं: नाक, कान, आँख, त्वचा एवं जीभ। जब इन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है तो वह ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान कहलाता है। अनुभवजन्य ज्ञान, जब हम अपने वातावरण से अनुभव अर्जित करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसे अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बहुत बार विश्वसनीय नहीं होता है क्योंकि कई बार घटनाओं को देखने का हमारा दृष्टिकोण हमारे अपने विश्वास और मान्यताओं पर आधारित होता है। अब आते हैं चिंतनजन्य ज्ञान। जब कोई चिंतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उसे चिंतनजन्य ज्ञान कहते हैं। चिंतनजन्य ज्ञान अधिक वैध तथा विश्वसनीय होता है क्योंकि इस पर ज्ञान विश्लेषण के उपरांत प्राप्त होता है। अब आते हैं विद्यालय के विषय में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित और वैधिकृत करता है। तो विद्यालय में प्रशासन एक ऐसी संस्था है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो ज्ञान से संबंधित वैधता एवं आयोजकों का निर्माण करता है। प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकांकी अवयव में समन्वयित
किया जाता है जिससे वे एकता के रूप में संचालित हो सके। कैम्पबेल एवं अन्य के अनुसार कि शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। प्रशासन पाठ्यक्रम द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने पर बल देता है जिसका समाज का प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। समाज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं और सही सामाजिक दर्शन पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शैक्षिक उद्देश्यों का सूत्र प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि प्रशासन सक्रिय हो जाए तब पाठ्यक्रम को कहीं अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रशासन को पाठ्यक्रम और उससे संबंधित अनेक सहायक सामग्री और शिक्षकों एवं छात्रों का उपलब्ध करवाएंगे, जैसे विज्ञान विषय से संबंधित अनेक प्रयोगात्मक वस्तु, दत्ते पदार्थ आदि जब शिक्षक बालकों को करके सीखे और अनुसंधान विधि द्वारा शिक्षण अधिगम कराएंगे तब उनका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक अध्ययन का बालक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भ्रमण को सम्मिलित कर दिया जाए, देश का भूगोल और इतिहास आसानी से समझा जा सकता है। पाठ्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए प्रशासन उत्तम एवं नियमित शिक्षकों की व्यवस्था करेगा तथा विषय के विशेषज्ञों को प्राथमिकता प्रदान करेगा। यदि प्रशासन अपना सहयोग शैक्षिक कार्यों में करे तो पाठ्यक्रम को विधिवत पढ़ाने पर बल प्रदान करे तो सच में पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अन्यथा पाठ्यक्रम में दिनों दिन निरसता बढ़ती, निरसता मतलब एक तरह आलसता बढ़ती रहेगी और पाठ्यक्रम एक बोझ बनता चला जाएगा। समझ गए। अब आते हैं निष्कर्ष के उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान का होना अति आवश्यक है। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को चयनित संचालित वैदिक विद्यालय के प्रशासन करते हैं। अब आते हैं ज्ञान के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, किस आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत किया जाता है। तो लिखा, हम जानते हैं कि ज्ञान एक चुंबक की भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है और इन्हीं मानसिक क्रियाओं को आधार मानकर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान का वर्गीकृत इसीलिए करना चाहिए कि ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हम सभी ज्ञान का अध्ययन एक साथ करेंगे तो ज्ञान के बारे में हम संपूर्ण जानकारी नहीं ले पाएंगे। ज्ञान वर्गीकरण का प्रमुख आधार है मानव को माना जाता है जो अपनी आवश्यकता के आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करता है। समझ गए। अब किस आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करता है तो आइए देखते हैं। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया को किस आधार पर संपन्न किया जाए एक महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान के वर्गीकरण ज्ञान के भांति एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए उन आधारों का चुनाव करना चाहिए जिससे वर्गीकरण सफल माना जा सके। आज प्रत्येक अभिभावक विद्यालय और विद्यालय ज्ञान से यह अपेक्षा करता है कि उसका बालक का सर्वांगीण विकास हो तथा बालक को समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हो। ज्ञान का वर्गीकरण इन सभी अपेक्षाओं और मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए जिससे कि वह समग्र रूप से प्रस्तुत किया जा सके। ज्ञान के वर्गीकरण को समग्र और त्रुटि रहित बनाने के लिए इसमें समय समय पर सुधार भी किए जाते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार है। तो पहला है दार्शनिक आधार पर। समझ गए। तो दार्शनिक आधार, इस सबको याद रखिएगा, इसको सिर्फ एक्सप्लेन। दर्शन मतलब विभिन्न दर्शन हो, जैसे प्राकृतिक, समझे, आपका प्रयोजनवाद, आदर्शवाद में जो जो दर्शन दिया गया है तो उसके आधार पर भी कुछ न कुछ बताया गया है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दार्शनिक आधार पर कर सकते हैं। समझ गए। प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, इसके फिर है सामाजिक आधार पर, जो समाज में है उसके आधार पर। तीसरा है राजनीतिक आधार पर। चौथा है प्राकृतिक। इसे याद रखिए, प्राकृतिक आधार पर इसको एक्सप्लेन तो लिख ही सकते हैं, थोड़ा मोड़ा इतना आप पढ़ेंगे तो अभी शॉर्ट याद रखिए। समझे। आर्थिक आधार, नैतिक आधार, मानवीय आधार, आध्यात्मिक आधार, सार्वभौमिक आधार, सांस्कृतिक आधार, धार्मिक आधार,
वैज्ञानिक आधार पर हम इतना आधार पर क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत कर देते हैं। पॉइंट सब याद रखिएगा कौन कौन। तो आपका पहला है दार्शनिक, दूसरा का है सामाजिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है प्राकृतिक, पाँचवा है आर्थिक, छठा है नैतिक, सातवां है मानवीय, आठवां है आध्यात्मिक, नौवां है सार्वभौमिक, दसवां है सांस्कृतिक और 11 है धार्मिक, 12 है वैज्ञानिक। इसमें इतना याद करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे तो ज्ञान की रचना तो आपका यूनिट 1 में है, समझे, लेकिन हो सके तो आपका दे देगा, है थोड़ा भी है, तो इसको देख लेते हैं क्या है ज्ञान की रचना। तो देखिए सिंपल में देखेंगे कि ज्ञान की रचना क्या होता है। तो देखिए लिखा है मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसीलिए ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है तथा इसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान अज्ञानता, डर और अंधविश्वासों को दूर करता है। ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है तथा हमें अनुशासित करता है। ज्ञान की रचना या निर्माण हस्तांतरण एवं सीखना प्रक्रिया के ही अंग होते हैं। ज्ञान की रचना ज्ञान ग्रहण करने से पूर्णतः भिन्न होता है। ज्ञान निर्माण के अंतर्गत छात्र प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभवों द्वारा परिवर्तित करते हुए अपने सर्वांगीण विकास के लिए उसका प्रयोग करते हैं। छात्र इसके अलावा ज्ञान के रचना के अंतर्गत ज्ञान के कुछ नई चीज़ों को वाद विवाद, खोज, खुले एवं स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, सीखने में संबंध स्थापित करते हैं। अब ज्ञान के निर्माण की परिभाषा तो विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर ज्ञान की रचना की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला शर्मा एवं बरोलिया के अनुसार कि ज्ञान के निर्माण का तात्पर्य सूचनाओं का प्रबंधन, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है, जिससे विज्ञान, तकनीकी, दर्शन और सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरलीकृत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा है दुबे के अनुसार कि ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। तीसरा है गांग एवं कोचक के अनुसार कि ज्ञान की प्रक्रिया अधिगम का एक दृष्टिकोण है, जो अधिगमकर्ता को अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है, न कि पहले संगठित ज्ञान से है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ज्ञान का निर्माण सूचनाओं का प्रबंधन एवं संगठन है, जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है। वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान और सूचनाओं को भंडार में वृद्धि होता है। अब ज्ञान की रचना में शामिल विभिन्न तत्व कौन है, तो पहला अवधारणाओं का अपना कार्य। तो अवधारणात्मक अर्थ को तार्किक और संज्ञानात्मक अर्थ भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क के बाह्य जगत की किसी वस्तु की संकल्पना उभरती है, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करता है। जैसे जब हम मिठाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न आकार, प्रकार एवं रंगों की मिठाई का अर्थ समाहित हो जाता है। ज्ञान की रचना में अवधारणाओं का अपना अर्थ होना अति आवश्यक है, इससे कि कोई ज्ञान को सरल कर सकते हैं। विचारों की वस्तुनिष्ठता, तो ज्ञान की रचना के लिए आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता जरूर होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप के ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अतः ज्ञान की रचना करते समय आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता का गुण जरूर होना चाहिए। अब आते हैं अधिगम परिणामों में विभिन्नता। ज्ञान की रचना के लिए जरूरी है कि आप में अधिगम परिणामों में विभिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि अधिगम परिणामों में विभिन्नता नहीं होगा तो आप अच्छा से ज्ञान का रचना नहीं कर सकते। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, फिर आप उसी चीज़ को दोबारा सीखिएगा तो पहले से ज़्यादा सीखना होगा। कोई बालक एक बार में पढ़कर मैट्रिक का एग्जाम दिया तो 300 आता है नंबर, दूसरा बार पढ़ के एग्जाम देगा तो 350 नंबर आता है, तब वो अच्छा से ज्ञान का रचना किया। अब आते हैं सृजनात्मक परिणाम। तो ज्ञान की रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष एवं विपक्ष, लाभ हानि हमारे समक्ष आती है, यही सृजनात्मक परिणाम है। जैसे जेम्स वाट ने रसोई घर में आने वाली एक आवाज़ को सुना तथा जाकर देखा कि चाय के केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है तथा गिर रहा है। एक समान व्यक्ति के लिए समान घटना होगा, लेकिन परंतु जेम्स वाट सृजनशील बालक थे। वह उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने का विचार किया और आगे चलकर भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया।
अतः हम कह सकते हैं ज्ञान की रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आते हैं विचारों में लोचनशीलता एवं स्वतंत्रता। लिखा है विचारों में लोचनशीलता एवं स्वतंत्रता होगा तभी आप इच्छा से अच्छा से ज्ञान का रचना कर सकते हैं। विचार में लोचनशीलता का अर्थ होता है आप हमेशा नए दृष्टिकोण से कोई चीज़ को प्रस्तुत करेंगे तथा विचार में क्या होगा, लचीलता होने से परिस्थितियों को बदलने पर उसमें अपने विचारों को परिवर्तन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे नेता में लोचनशीलता का गुण अधिक पाया जाता है, वह चुनाव के समय गरीब के यहाँ भी बड़े बैठ के खाएगा, तो चुनाव जीतेगा तो बड़े बड़े होटल में भी रहेगा। अतः ज्ञान की रचना में लोचनशीलता का गुण होना अति आवश्यक है। अब आते हैं समान गतिशील आधारित शिक्षण। लिखा है ज्ञान की रचना करने के लिए आपको समानतः गतिशील आधारित शिक्षण करना होगा, तब आप अच्छे से ज्ञान का रचना करवा सकते हैं। जैसे कोई टीचर क्लास में गतिशील आधारित शिक्षण करवाता है तो छात्र अच्छा से ज्ञान का रचना कर सकता है। निष्कर्ष लिखा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में ज्ञान का रचना करने का गुण प्रत्येक छात्र में होना चाहिए। अब देखिए अब आते हैं यूनिट 3 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पटचर्या से रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। तो पटचर्या क्या है और पटचर्या के सिद्धांत वगैरह पूछ देता है, समझ गए। तो चलिए आते हैं। लिखा हम जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रीय शिक्षा थी जिसके सिर्फ छात्र और शिक्षक होते थे, लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। जॉन डीवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है। शिक्षक छात्र और शिक्षक पाठ्यक्रम शिक्षक और छात्र। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमें भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। अतः पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और विद्यार्थी का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा जिन उद्देश्यों के निर्धारण किया जाता है उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम द्वारा होता है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में जाना जाता है। छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ना है इसका निर्धारण पाठ्यक्रम द्वारा किया जाता है। आते पाठ्यक्रम का अर्थ में परिभाषा था। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से हुआ है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठचर्या वह तरिया है जिसे किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। यानी पटचर्या दौड़ के मैदान की तरह होता है जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है तब तक जब तक कि उसे अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। अब इसका कुछ डिफिनीशन है। तो फ्रोवेल के अनुसार कि पटचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। मुनरो के अनुसार कि पटचर्या में ये सभी क्रिया सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तीसरा है हेनरी के अनुसार कि पटचर्या में वे सभी क्रिया आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। चौथा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार 1952-53 के अनुसार कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है बल्कि इसके अंदर वे सभी क्रिया आ जाता है जो बालक को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। ब्यूलसैम्प के अनुसार कि विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पटचर्या कहलाती है। और आते हैं बॉबिट के अनुसार कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जाने वाली समस्त क्रिया पटचर्या के अंतर्गत आती है। अब आते हैं पटचर्या की विशेषता। तो पटचर्या की निम्नलिखित विशेषता है। पटचर्या परिवर्तनशील है अर्थात समाज की आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पटचर्या देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। पटचर्या के माध्यम से बालक की शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। पटचर्या में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्षों का विकास हो। पटचर्या छात्रों को अपने कौशलों, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। पटचर्या को अनुसंधान द्वारा संशोधित एवं परीक्षण किया जाता है। पटचर्या एक व्यापक संप्रदाय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु या शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन समाहित होता है। पटचर्या को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। पटचर्या या पाठ्यक्रम वही हुआ। पाठ्यक्रम द्वारा छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। इसकी प्रकृति देखते हैं तो हम जानते हैं कि पटचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होता है। शिक्षा का संपूर्ण व्यवस्था पटचर्या पर ही केंद्रित होता है।
पटचर्या के प्रकृति निम्नलिखित है। पहला है कि पटचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होता है। पटचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्देशित होता है। एक ही कक्षा में प्रत्येक छात्र की वास्तविक पटचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पटचर्या की अपेक्षा भिन्न होता है। पटचर्या के 4 आधार होते हैं: सामाजिक शक्ति, सामाजिक मानव विकास, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। पटचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होता है। पटचर्या अध्यापक के अनुदेशों को नियोजित करने में सहायक होता है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। तो पटचर्या का उद्देश्य छात्रों की ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम का द्वारा छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है। छात्रों को समझने का स्तर को आसान बनाना है। छात्रों के व्यवहार में योग्यता। अब देखिए, आवश्यकता ये सब इतने लिख दीजिएगा, समझे, आगे तो कुछ पूछेगा नहीं, समझ गए। अब हम लोग आते हैं पटचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन है। बहुत VBI है, लिखा है कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय के शिक्षक केंद्रित, ये तो इंट्रोडक्शन तो जो पहले था वही इंट्रोडक्शन दे देना है, समझ गए, जो पहले आपका इंट्रोडक्शन था। मेन आते हैं इसके हम लोग आधारभूत सिद्धांत से। लिखा है पटचर्या निर्माण का आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। लिखा है पटचर्या का निर्माण करते समय छात्रों को केंद्र में रखना चाहिए, अर्थात बालकों की रुचियों, आवश्यकता, योग्यता etc को ध्यान में रखकर पटचर्या का निर्माण करना चाहिए। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। लिखा है पटचर्या निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पटचर्या में उन विषयों, क्रियाओं और वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो। अतः छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। लिखा है हम जानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, अर्थात बालक में उसके गुण, उसकी रुचियाँ, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता आदि में भी एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः पटचर्या के निर्माण करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। आगे है उपयोगिता का सिद्धांत। इसके अनुसार पटचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। पाँचवा है सामाजिकता का सिद्धांत। तो पटचर्या के निर्माण में के समय पटचर्या विशेषज्ञों को सामाजिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। तो पटचर्या इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य एवं अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। अब आते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूपता का सिद्धांत। हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित कर लेना चाहिए। अब आते हैं नागरिकता का सिद्धांत। लिखा हम जानते हैं कि शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है, अतः पटचर्या का निर्माण करते समय विशेषज्ञों को हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पटचर्या में ऐसी पाठ्यक्रम और विषयों को सम्मिलित किया जा सके जिससे बालक के नागरिक कुशलता की भावना का विकास हो सके। अब आते हैं लचीलेपन का सिद्धांत। पटचर्या या पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय लचीलेपन का ध्यान देना चाहिए, अर्थात पटचर्या के बालक के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब आते हैं लोकतंत्र पर आधारित सिद्धांत। हम जानते हैं कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, अतः पटचर्या का निर्माण करते समय ऐसे विषयों को रखना चाहिए जिससे बालक को लोकतंत्र का भावना का विकास हो। अगला है सहसंबंध का सिद्धांत। तो पटचर्या का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो विषय वस्तु शामिल कर रहे हैं वे एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। अगला संस्कृति और सभ्यता संरक्षण का सिद्धांत। पटचर्या के निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो विषय वस्तु शामिल करे उससे बालक अपने संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण। अब इसका महत्व देख लेते हैं। पटचर्या का मेन पॉइंट सिर्फ देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करना, दूसरा है शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, तीसरा है शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, चौथा है शिक्षण स्तर के निर्धारण हेतु, पाँचवा है पाठ्य पुस्तक की रचना का आधार है, समझे। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग सिलेबस और पाठ्यक्रम में, मतलब पटचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। देखिए यहाँ पर जब दोनों साथ में होगा ना तब अंतर होता है। आप सिर्फ पटचर्या और पाठ्यक्रम पूछे दोनों एक ही हो जाता है। तो पटचर्या को हम लोग करिकुलम कहते हैं, पाठ्यक्रम को सिलेबस कहते हैं, समझे। जब पटचर्या और पाठ्यक्रम एक साथ पूछे तब पटचर्या आपका करिकुलम होगा और आपका पाठ्यक्रम सिलेबस होगा। लेकिन आपका पूछे पाठ्यक्रम सिर्फ दे तो करिकुलम को इंटीग्रेट करता है, याद रखिएगा। या पटचर्या दे या सिर्फ पूछे पाठ्यक्रम क्या है तो आप करिकुलम समझिएगा, उसको सिलेबस नहीं समझिएगा, बात समझे। अब आते हैं, लिखा है कि पटचर्या के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। पटचर्या का क्षेत्र विस्तृत होता है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र संकुचित होता है।
पटचर्या संपूर्ण विद्यालय जीवन की चर्या है। तो पाठ्यक्रम पठनीय वस्तु का केवल एक क्रम मात्र है। पटचर्या अपने आप में संपूर्ण है, पाठ्यक्रम पटचर्या का ही एक मात्र है। पटचर्या का निर्माण समाज की आवश्यकता और देश की उन्नति को देखकर किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की रुचि, अभिक्षमता और उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार किया जाता है। पटचर्या विद्यालयों द्वारा निर्देशित और परिचालित समस्त क्रिया सम्मिलित होती है। तो पाठ्यक्रम में औपचारिक रूप से कक्षा शिक्षण की समाहित होता है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूटियर शब्द से हुआ है। सिलेबस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिटुआ शब्द से हुआ है। पटचर्या का निदान कॉलेज, संस्था, स्कूल आदि करता है। पाठ्यक्रम निदान परीक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। पटचर्या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा का सिलेबस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पटचर्या के समस्त भाग मापनीय नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम में उपलब्धि का मापन किया जाता है। ये पटचर्या के समस्त भाग को हम नहीं माप सकते हैं। अगला है पटचर्या समाज केंद्रित होता है। तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। पटचर्या का संबंध विद्यालय के समस्त कर्मचारियों से है। तो पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थियों यानी बालक से होता है, छात्र से। पटचर्या अनौपचारिक माध्यम में होता है, समझे। तो पाठ्यक्रम औपचारिक माध्यम में होता है। पटचर्या में परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना कठिन कार्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम में एक बार निर्माण हो जाने के बाद बदलाव करना असंभव है। अब आते हैं, मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब आते हैं कोर पटचर्या। कोर कैरिकुलम भी आपका पूछा जा सकता है। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी जो छात्रों की आवश्यकता रुचि के अनुसार हो। कोर पाठ्यक्रम बालक के रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर सर्वांगीण विकास करता है। कोर पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या मूलभूत पाठ्यक्रम या अनिवार्य पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। कोर पाठ्यक्रम का अर्थ उस पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं, किंतु कई विषय ऐसे भी होते हैं जो छात्र अपनी रुचि और क्षमता अनुसार चुनते हैं। इस पाठ्यक्रम द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वे विषय विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। कोर पाठ्यक्रम की देन अमेरिका को माना जाता है। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिसके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सफलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल एवं समाज उपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन सकता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो उनके वर्तमान एवं भावी समस्या को सुलझाने में सहायक हो तथा बालक को एक अच्छा नागरिक बना सके। अब कोर पटचर्या का अर्थ में परिभाषा देखते हैं। कोर पटचर्या का समान अर्थ होता है ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषयों को अनिवार्य रूप से, तो कई विषय ऐसे होते हैं जिनसे विद्यार्थी अपनी क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। कोर कैरिकुलम उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए तैयार किया गया एक आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम है, जो कि सर्वप्रथम कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा सन 1919 में संचालित किया गया था। अब इसका कुछ डिफिनीशन है। जेम्स ली के अनुसार कोर पाठ्यक्रम वह है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार के हितों से संबंधित अंतर क्षेत्रीय समस्याओं को केंद्रित करता है। डॉक्टर माथुर के अनुसार है कि कोर पाठ्यक्रम से हमारे तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य हो जाते हैं तथा कुछ विषय छात्र अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। अलबट्टी के अनुसार कि कोर पाठ्यक्रम उस समग्र पाठ्यक्रम का एक अंग माना जाता है जो सभी छात्रों के लिए आधारभूत है। अब आते हैं कोर पाठ्यक्रम की विशेषता या गुण। तो लिखा है कि कोर पाठ्यक्रम की निम्नलिखित विशेषता या गुण है। यह पटचर्या बाल केंद्रित होता है एवं मनोवैज्ञानिक होता है। कोर पटचर्या समस्या सुलझाने पर बल देता है। यह पटचर्या सभी छात्र की समान आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इस पाठ्यक्रम में कई विषयों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। इस पाठ्यक्रम में समय विभाग चक्र लचीला होता है तथा कालांश भरे होते हैं। इसमें छात्रों एवं शिक्षकों के संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं तथा अध्ययन अध्यापन के साथ साथ परामर्श भी चलता है। इसमें शिक्षण पर समस्या केंद्रित होता है तथा छात्र को कार्यों एवं समस्या को हल करने में अनुभव प्राप्त होता है। यह पाठ्यक्रम सीखने में उन समस्त अनुभवों पर बल देता है जो कि छात्रों के लिए लाभकारी तथा समाज के लिए उपयोगी होता है। इस पाठ्यक्रम के अंदर किसी भी विषय के शिक्षण के लिए समय निश्चित नहीं होते हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न छात्रों में सहसंबंध स्थापित करता है। अब आते हैं कोर पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषय। लिखा है कोर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय को अनिवार्य रूप से मुख्य स्थान दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, कला संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य, विज्ञान, मानवीय एवं सामाजिक विषय, भाषा, गणित। कोर पाठ्यक्रम के महत्व।
तो इस पाठ्यक्रम की सहायता छात्रों की रचनात्मक एवं उत्पादक शक्ति को प्रेरित किया जाता है। कोर पाठ्यक्रम में बालक अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। यह पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिससे बालक अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों एवं चारों ओर के वातावरण से संबंध स्थापित करता है तथा समायोजन क्षमता प्राप्त करता है। यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होते हुए भी बालकों के जीवन के को अनुभव प्रदान करता है। कोर पाठ्यक्रम अत्यंत व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी है। यह बालकों को विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। यह पाठ्यक्रम बालक के जिंदगी के हर क्षेत्र से लाभदायक है। अब कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं या दोष देखते हैं। तो कोर पर निम्नलिखित सीमाएं हैं। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्र प्राप्त किए हुए ज्ञान को कोई क्रमबद्धता नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त ज्ञान असंगठित होता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने को पूरा नहीं कर पाते तो इसका प्रवेश कठिन हो जाता है। अब देखिए निष्कर्ष है। अब आते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक क्या होता है, समझ गए। तो आते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं कि पाठ्य पुस्तक का समान अर्थ होता है जो पुस्तक पाठ से संबंधित होती है उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक अपनी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि जैसी पाठ्य पुस्तक होगी वैसे ही अधिगम प्रक्रिया होगी। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में संप्रदायों को उचित उदाहरणों, चित्रों एवं ग्राफों द्वारा समझाया जाता है। साथ ही विषय वस्तु के साथ संदर्भ सूची का भी निर्माण किया जाता है। एनसीईआरटी वर्तमान समय में परंपरागत पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ नवीन पुस्तकों का निर्माण करती है। सर्वप्रथम केमेनियस ने भाषा शिक्षण की पहली पाठ्य पुस्तक का निर्माण की थी। पाठ्य पुस्तक के निर्माण करते समय छात्रों के स्तर एवं अब उसकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करता है और इसके द्वारा छात्र में स्व अध्याय सेल्फ स्टडी प्रणाली का विकास होता है। अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली आने वाली सामग्री पाठ्य पुस्तक है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही विस्तार मिलता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही अतीत के ज्ञान तथा अनुभवों को संचित किया जाता है जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर लाभान्वित होती है। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी भाषा के टेक्स्ट बुक का हिंदी रूपांतरण है। पाठ्य पुस्तक का समान अर्थ होता है जब किसी विषय के ज्ञान को एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला डिफिनीशन है बेफन के अनुसार कि पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित है। अब आते हैं हेरोलिकल के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हालक्वेस्ट के अनुसार कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातांत्रिक चिंतन का एक अभिलेख है। तीसरा डगलस के अनुसार कि अध्यापकों के बहुमत के अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना जाता है। अब आते हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता। तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। समझे, विषय वस्तु का संगठन तार्किक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरण आदि की सरलता से विषय का सरलीकरण होना चाहिए। भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रभावशीलता होना चाहिए। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होना चाहिए। अन्य लेखकों, विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ सचित्र एवं आकर्षक एवं सुउद्देश्य होना चाहिए। मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। आकार सुविधाजनक होना चाहिए। अध्यायों के आकार बालकों के स्तर एवं क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्य एवं मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल होना चाहिए। विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। विषय वस्तु शब्दावली, संदर्भ, ग्रंथ सूची, निर्देश, नियावली आदि का समावेशन होना चाहिए। चिंतन और नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अगला है विषय वस्तु से किसी भी भावनाओं को आघात न पहुंचे अर्थात धर्मनिरपेक्षता की भावना होना चाहिए। अध्याय के अंत में विद्यार्थियों का स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न भी होना चाहिए। अब आते हैं 2-3 प्रकार की, तो पूछेगा नहीं, आपका महत्व देख लीजिएगा। तो पाठ्यपुस्तक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान में मिल जाता है। पाठ्यपुस्तक
शिक्षकों और छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को यह जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा स्तर में कितनी विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन करना है। इसके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों की समय की बचत होती है। छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता है कि वो विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक बार में आत्मसात कर सके। उसे विषय वस्तु कई बार पढ़ना दोहराना पड़ता है, अतः पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है। योग्य शिक्षकों को ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है, अतः उसे व्यवस्थित करने में पाठ्यपुस्तक सहायक होता है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से 100 अध्याय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन संभव है। इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 2-3 पॉइंट और है, देख लीजिए, समझ गए। 10 पॉइंट 12 पॉइंट लिख दीजिएगा। अब इसके प्रकार तो नहीं है पूछेगा, समझे। तो एक समान पाठ्य पुस्तक के होता है, लिखना वो लिख लीजिएगा। दूसरा है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, समझे। और दूसरा है संदर्भ पुस्तकें। तो ये 3 प्रकार का पुस्तक होता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में एक निर्धारक वाला क्वेश्चन पूछेगा और एक पूछेगा पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र, अभिभावक और आपका शिक्षक का अनुभव। तो 2 क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा, बहुत भी है। तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि पाठ्यचर्या के निर्धारक कौन है, या क्वेश्चन ऐसे भी आपका देगा कि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पाठ्यचर्या के निर्धारक होते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या करें। चलिए हम आते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। जॉन डीवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, शिक्षक और छात्र। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। समझ गया। तब पाठ्यचर्या के निर्धारक 4 होते हैं: सामाजिक विविधता, राजनीतिक विविधता, भौगोलिक विविधता, आर्थिक विविधता। सामाजिक विविधता, हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मनुष्य भिन्न भिन्न समाजों में रहता है, जिससे उनमें सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। सामाजिक विविधता का अर्थ हुआ एक समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं के मध्य ही होता है। पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से विद्यालय छात्रों को सामाजिक लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। सामाजिक विविधता भी पाठ्यचर्या के निर्धारक हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्धारण उस सामाजिक स्थिति से अलग करके नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कुछ विद्वान पाठ्यक्रम को एक सामाजिक प्रणाली कहना ठीक समझते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम जहाँ एक और व्यक्ति से संबंधित होता है, तो वही दूसरी ओर समाज से भी जुड़ा होता है। इन्हीं के पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिस मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो अनिवार्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम प्रायः शिक्षकों और शिक्षार्थियों के मध्य विभिन्न स्थलों जैसे कक्षा, खेल का मैदान, परिचर्चा सभा आदि में हुए प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अतः जिस प्रकार लगभग पूरा पाठ्यक्रम सामाजिक प्रवृत्तियों से ही संबंधित होता है। विद्यालय में अथवा विद्यालय से बाहर क्या पढ़ाया जाना है और क्या नहीं, ये सब सामाजिक संदर्भ में ही निर्धारित किया जाता है। फ्रोवेल ने विद्यालय को समाज का लघु एवं, यहाँ फ्रोवेल नहीं होगा, यहाँ पर जॉन डीवी होगा। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बताकर शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का बीजरोपण किया था। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामाजिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाए तो वो समाज के लिए अधिक उपयोगी होगा। अब आते हैं राजनीतिक विविधता। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय समाज में राजनीतिक रूप से भी विभिन्नता देखने को मिलती है। भारतीय समाज में साम्यवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधारा को मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। पाठ्यक्रम इन्हीं राजनीतिक आधारों को मानकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। अतः शिक्षा के अंतर्गत राजनीतिक आधार पर लोकतंत्र के अंतर्गत सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाते हैं। एक विद्यालय यदि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाकर छात्रों को शिक्षण प्रदान करता है, तो यह आवश्यक है कि लोकतांत्रिक शिक्षा के दृष्टिकोण में विद्यालय द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक आधार पर पाठ्यक्रम निम्न विस्तृतता पर आधारित होगा। पाठ्यक्रम विस्तारवादी नीति पर आधारित होना चाहिए, अर्थात लोकतांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम परंपरागत रूप में संकीर्ण न होकर विस्तारवादी नीति पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि जो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, तो छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिसे समझ और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। पाठ्यक्रम को छात्रों की व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाले भी होना चाहिए। राजनीतिक आधार पर पाठ्यक्रम स्वीकृत स्वरूप का होना चाहिए। अब आते हैं भौगोलिक विविधता। लिखा, हम जानते हैं कि प्रत्येक स्थान का अपना अपना एक अलग भूगोल होता है। वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण दूसरे स्थान से भिन्न होता है। कहीं पर ठंड तो कहीं अधिक है, तो कहीं पर गर्मी अधिक, वर्षा अधिक हो रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यदि देश की भौगोलिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर
किया जाए तब किसी भी क्षेत्र में रहने वाले बालक अन्य क्षेत्रों देशों के भूगोल की जानकारी अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। भूगोल के साथ ही वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोली और मुख्य पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानें, ज्वालामुखी आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंतर्गत कभी कभी बालकों को विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाता है, जिसके द्वारा बालक बहुत कुछ देख कर भी सीख लेता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भौगोलिक विविधताओं को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक विविधता, यदि हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आर्थिक विविधता पर ध्यान दें तो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास को शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करने वाला होगा। पाठ्यक्रम को आर्थिक विविधता को शामिल करने से छात्र विभिन्न व्यवसाय, रोजगारों, गतिविधियों से परिचित होंगे, जिससे वे आर्थिक विविधता को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में आर्थिक विविधता देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग भिन्न भिन्न रोजगारों में लगे हैं। यदि पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय आर्थिक विविधता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो देश का राष्ट्रीय आर्थिक विकास वृद्धि होगा। अब आगे निष्कर्ष वही चीज़ है, देख लीजिएगा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम के निर्धारक सामाजिक विविधता, राजनीतिक विविधता, भौगोलिक विविधता तथा आर्थिक विविधता को शामिल करना आवश्यक है। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम का एक ऐसा साधन है जिसका विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्त करता है। अब आते हैं परिचय निर्माण। इसका तो हम वीडियो डाल दिए थे, समझ गए, तो देखे ही होंगे आप लोग। इसको रहने देते हैं। इसका वीडियो 3-4 दिन पहले हम डाले थे कि परिचर्या निर्माण में शिक्षक, छात्र और अभिभावक के अनुभवों का वर्णन करें। इसका वीडियो 2-3 दिन पहले डाले थे, तो देखे होंगे, तो ठीक है, समझ गए। नहीं तो देख लीजिएगा 4-5 दिन पहले इसका वीडियो, तो इसको रहने देते हैं, समझे। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में कि परिचर्या क्रियान्वयन में इस यूनिट 5 में 2 क्वेश्चन पढ़िएगा। एगो परिचर्या निर्माण के परिविधि, क्रिया या विकास का कौन कौन नथी है वो वाला, और एक परिचर्या क्रियान्वयन में तकनीक संसाधनों की भूमिका, समझिए। सही आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालकों की आवश्यकता, रुचि आदि के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान युग तकनीक का युग हो चुका है। हम तकनीक के इतना घिर चुके हैं कि बिना तकनीक के कोई भी काम होता ही नहीं है। परिचर्या क्रियान्वयन के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के तकनीक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। परिचर्या के क्रियान्वयन के तकनीक संसाधनों के रूप में सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सूचना और संप्रेषण तकनीक से अभिप्राय औजारों, उपकरणों तथा अनुप्रयोग आधार से उक्त एक ऐसी तकनीक है जो सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, हस्तांतरण आदि में सक्षम होती है। परिचर्या क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित तकनीक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला है इंटरनेट। इंटरनेट ने परिचर्या क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शिक्षार्थियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में बहुत सहयोग दिया है और देता रहेगा। इंटरनेट एक आम मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति की भांति सामने आया है। इंटरनेट शिक्षकों एवं छात्रों के लिए भी वरदान साबित हुआ है। अब कोई भी जानकारी, हम जरूरी खबर हमें इंटरनेट की मदद से मिल जाता है। यह केवल छात्र के लिए ही नहीं, शिक्षक के लिए भी उपयोगी है। अब आते ई बुक्स। इसकी मदद से कोई भी छात्र कोई भी किताब पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे हर किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठकर बस ई बुक के जरिए वो किताब पढ़ सकता है। अब ब्लॉग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आकर अपनी कुछ बात रखते हैं और कुछ बात लिखते हैं। ब्लॉग ऐसी जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति किसी एक चीज़ पर कुछ लिखता है या ज्ञान देता है। हर व्यक्ति का अपना ब्लॉग होता है जिस पर वो विभिन्न प्रकार के विषयों पर लिखता है और दूसरे लोग पढ़ते हैं। इसे पढ़कर बहुत से छात्र और छात्राएं नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अलावा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड यानी डिजिटल बोर्ड। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड एक ऐसी बड़ी स्क्रीन होती है जिससे स्पर्श के द्वारा चलाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह शिक्षक एवं छात्रार्थी के मध्य अंतःक्रिया के लिए सहयोग प्रदान करता है। डिजिटल बोर्ड में बच्चा कोई भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से समझता है। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए छात्र एक दूसरे के साथ अन्य विषयों पर वार्तालाप कर एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं एवं नई नई चीज़ों के बारे में एक दूसरे से बातचीत कर जान सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म एक पेड़ की तरह है, देखिए सखाए बच्चे हैं जो एक दूसरे से पढ़ने और बढ़ने में, जिस जितना भी गूगल मीट वगैरह होता है, जूम है। प्रोजेक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसने शिक्षक को पढ़ाने एवं छात्रों को उसको ग्रहण करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। इसके द्वारा पढ़ाई वाले छात्रों ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण अपनी काम आसानी से कर लेते हैं। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी जानकारियों को विस्तृत करके एक प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं। निष्कर्ष हो गया। अब देखिए वो क्वेश्चन ये है, देखिए हम बोलते बोलते मुंह दुखा के लगातार बोल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसका वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पर। परिचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्ष, सोपान या परिविधि
इसी को कहते हैं विविध VVI क्वेश्चन है, और इसको आप पढ़ ही के जाइएगा, समझ गए। देखिए हम इसका जो है ना परिविधि आपका होता है 7 को, समझ गए। इसका 7 है परिचर्या पे, यानी कि पहला है आपका शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण, दूसरा है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, तीसरा है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम इस अगला आगे है कि अधिगम स्थितियों का चयन एवं गठन, अगला है अधिगम अनुभव का चयन, संसाधनों का चयन मूल्यांकन। ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, वीडियो में मिल जाएगा, इसका देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि परिचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्ष या सोपान, समझ गए। तो इसको अच्छा से पढ़ के आप लोग जाइएगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका C9 का, हम कर देंगे C8 का। आ जाइए, ऑल द बेस्ट आपका। बिहार यूनिवर्सिटी हिमालय एग्जाम है, समझ गए। थैंक यू।